वो अर्निंग ऑफ मनी में होता है पूरी लाइफ, मैनेजमेंट ऑफ मनी पे थोड़ा कम होता है। एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ मनी देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू थिंग्स। दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक तो आपकी बिहेवियरल एस्पेक्ट, बिहेवियर ही आपका इस तरह का हो कि आप मैनेजमेंट ऑफ मनी की तरफ को इंक्लाइंड हो। बहुत सारे लोग नेचुरली होते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के साथ सीख जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्किल हमारे अंदर नहीं होती, तो वी कैन लर्न थ्रू ट्रेनिंग। और एक होता है टेक्निकल नॉलेज, कि चूंकि फाइनेंशियल एक मार्केट है, बड़ा वास्ट मार्केट है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, ओके, और उसको समझना ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो दो चीज रिक्वायर्ड है। बिहेवियर बात कल काफी हो गई, तो अब सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फॉर व्हाट एंड व्हाई। जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि माई इन मतलब इन माई सेशंस, एवरी सेशंस पीपल जनरली आस्क क्वेश्चंस, लोग एक सवाल पूछते हैं, वेयर आई शुड इन्वेस्ट। कल भी आप पूछ रहे थे वेयर यू शुड इन्वेस्ट, बट द व्हाट शुड बी द राइट क्वेश्चन शुड बी आस्क। क्या सवाल होना चाहिए सही? ये सवाल सही नहीं है, वेयर आई शुड इन्वेस्ट। जनरली हम लोग सभी इसी के चक्कर में रहते हैं, हाउ टू मैनेज, और एनीबडी How to Why we earn? should know? हाउ टू Earn. अर्न। पैसे कमाए कैसे? नहीं, ये नहीं थोड़ा सर, कमाए हुए पैसे को मैनेज कैसे करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप दोबारा समझ, क्योंकि you are मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। search of a product where you can get maximum amount of return always. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इफ देयर आर टू प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, एक्स एंड वाई, एंड एक्स इज गिविंग हायर रिटर्न देन वाई, देन नेचुरली व्हाट प्रोडक्ट विल यू सेलेक्ट? एक्स प्रोडक्ट विल। तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस वी आर सर्चिंग फॉर हायर रिटर्न। ये तो नेचुरल बात है। तो लेकिन चूंकि रिटर्न के साथ एक रिस्क का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो वहाँ वो एक अलग डायमेंशन आ जाएगा फिर कि रिस्क और रिटर्न में क्या ट्रेड ऑफ होना चाहिए, कितने रिस्क के साथ कितना रिटर्न लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, मतलब टेक्निकल इन द सेंस कि ये थोड़ा डेटा बेस्ड है और उसको कैलकुलेट किया जाता है डेटा की बुनियाद पर कि किस प्रोडक्ट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन मेरा सवाल अभी ये है फिलहाल, जस्ट टू स्टार्ट विद, कि हम सब ये लोग चाहते हैं कि जो कोई भी, मान लिया कोई भी स्कीम आए या कोई कंपनी आए या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आए, तो हम उससे क्या सवाल पूछते हैं कि यार हम कहाँ इन्वेस्ट करें, वेयर वी शुड इन्वेस्ट। यानी वी आर सर्चिंग इन अ प्रोडक्ट वेयर वी कैन गेट ना 100% रिटर्न इन वन नाइट, है ना। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए हम ये सवाल पूछते हैं। बट इन माई ओपिनियन दिस क्वेश्चन इज नॉट राइट। व्हाट शुड बी द राइट क्वेश्चन we should ask? So why we should invest? अपने आप से पूछना एक सवाल। How to save, sir? How to save? How So to what save? is the purpose or why we should invest? Yes, you're right, Divyanshi. Why I should invest? ये एक सवाल है ना, इम्पोर्टेंट। For getting more return, sir. Okay. नहीं, that is different thing. Getting it. Purpose might be different. What does it mean? What does it mean? It means every investment should be need based. Yes, sir. If your investment is not need based investment, तो वो तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, आप कहीं भी लगा देंगे पैसे को। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एनालाइज योर नीड, कि फॉर व्हाट पर्पस I need money in future, and for this purpose, what is the product which can be fulfilled my need? Because there are so many products available in the market, and every product having different kind of features.
every product is not for everybody and everybody is not for every product. So for that, you should understand and we should understand the nature of the products. Clear? हम ये बात कह रहे हैं कि जैसे कल उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्कस किए सूर्यकांत ने, जो गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रोडक्ट है, उन गवर्नमेंट स्कीम्स का फीचर अलग है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में. अब एवेन्यूज बहुत हैं इन्वेस्टमेंट करने के. ओके, तो क्या सारे प्रोडक्ट आपके लिए इक्वली सुटेबल हैं? नो. विजय प्रताप जी अपना वो ऑफ कर लीजिए, आपका डिस्टर्ब हो रहा है. ठीक है, क्या सारे प्रोडक्ट हैं आपके लिए या आप सारे प्रोडक्ट के लिए हैं? नो सर. व्हाट डज इट मीन? जैसे आप मॉल में गए, वहां पर हजारों प्रोडक्ट हैं, क्या आप सारे खरीदते हैं? नो. आप क्या खरीदते हैं? जिसकी आपकी यूटिलिटी है, जिसकी आपको नीड है ना, वही तो खरीदते हैं. अब सवाल ये उठता है ना कि एवरी प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो आपके लिए नहीं है अगर आप आपकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है तो. मेरी रानी आप जरा इको हो रहा है आपकी. ठीक है, क्लियर? तो एक सवाल उठा ना ये. ऑल ऑफ यू आर एग्री? यस सर. Yes, sir. Every product having different features. Every product is not for everybody. Everybody is not for every product. तो इसके लिए क्या जरूरी है फिर? बताइए क्या जरूरी है? अब मैंने एक बहुत बड़ा आपके सामने सवाल खड़ा कर दिया ना. ये कल तो बड़ा गुटी गुटी सिचुएशन लग रही थी कि हम सब कुछ कर लेंगे, बट So choose the right product is very important. yes, but right product should be backed by your need. Your product should match with your need. There should be a need matching with your need of the product. Then your decision is right. Otherwise, you are doing investment, but your decision is not right. Because at the time of the need, that product, because it is not designed as per your need, it is not fulfilling your need. So that product is not useful for you. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, और यही इसी को फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कहते हैं. मेन बात यही है. ओके, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट में क्या फीचर्स होनी चाहिए, या कोई भी इन्वेस्टर जो जेनरिक फीचर हैं वो कौन सी देखता है किसी प्रोडक्ट में. आप भी सारी चीजें अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेते हैं. जूता, कपड़ा, कोई और प्रोडक्ट, है ना, सबको नीड के अकॉर्डिंग लेते हैं. जाड़े का मौसम आता तो जाड़े के कपड़े लेते हैं, गर्मी का मौसम आता तो गर्मी के कपड़े लेते हैं. लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बड़ा मुश्किल से ले पाते हैं. उसके लिए बड़ा एजुकेशन, ज्यादा तो नहीं, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये मिस्टेक हो जाती है लोगों से अक्सर, और वो मिसमैचिंग ऑफ द नीड एंड प्रोडक्ट हो जाता है. और यही एक बड़ी वजह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल प्लानिंग में फेल होने के लोगों के. प्रोडक्ट की नॉलेज भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दूंगा कि किस तरह से मिस्टेक होती है और कैसे होता है. लेकिन अभी हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने की जरूरत है कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाए किसी भी प्रोडक्ट में, तो एक जेनेरिक फीचर होगी ना प्रोडक्ट की, कि वो क्या क्या देखना चाहेगा. एक कॉमन मैन क्या क्या आप चाहते हैं कि मेरे इन्वेस्टमेंट में ये चीज हो जिससे मैं इन्वेस्टमेंट करूं, क्या क्या होना चाहिए? सेफ हो सर, पहला तो है, और इंटरेस्ट ज्यादा मिले, मतलब उसका Yes. रिटर्न है वो. ओके, तो इन्होंने बताया safety of your principal and safety of your return is also should be ensured. Otherwise, so many companies available in the market, they are promising 100% return and 40% return and 30% return, but there is no guarantee whether your principal amount will be saved in their hand or not. So first, every investor is looking for the safety of their investment. That is why you are investing
in government-backed securities because there is a sovereign guarantee there. Okay? तो ये एक important issue है कि safety of your principal also and your return. Second, return is one of the guiding factor. कि हम जैसे कल बात हो रही थी ना, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न होना चाहिए, तो ये बात सही है. तो रिटर्न. और थर्ड क्या होना चाहिए, मतलब थर्ड क्या देखता है कोई इन्वेस्टर या होना चाहिए प्रोडक्ट में, क्या व्हाट इज शुड बी द थर्ड क्राइटेरिया? Sir, duration of investment. Time limits, sir. we are discussing generic features, not मतलब customized features. Generic features क्या होने चाहिए प्रोडक्ट, जो those features basically is required by every investors, common investors. So it should have less market. Liquidity. Liquidity, good. What is your name? Dr. Seema? जी. Yes. What is liquidity? How you can define liquidity? Economics के भी होंगे ना लोग यहाँ Sir, पर. Yes. as per requirement we can liquidate our money whatever we want. अगर हमने कहाँ invest किया है और in the form of cash if we need, so we can cash in it Okay. as per the requirement. Anybody? और उसके अलावा? सर रेडी टू कैश कितना इजीली हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एसेट्स को? कितना इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? गुड. और कोई बताए, इसको कुछ ऐड करे? और व्हाट इज लिक्विडिटी? Sir, it is mobile nature of currency, sir. It never remain in a single hand, sir. It transfer one hand to another hand, and this nature is called liquidity, sir. What you are saying? I fail to understand. Hello. The exchange of money, any money transactions. Yes, sir. Okay. And any other person? Flow of money. Flow of money. Good. In what sense flow of money? सर जैसे हमारे पास बहुत सारा पैसा है, अगर हम उसे किसी उसमें मतलब लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो दूसरे के लिए भी वो रहेगा, कन्वीनियंस रहेगा किसी चीज को की ग्रोथ करने के लिए. मैं भी अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, मैं दूसरे के पर्सपेक्टिव से आई एम नॉट थिंकिंग फ्रॉम द सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव. उसको 2-3 पार्ट में एलोकेट कर दिया जाता है उसको, जैसे मतलब लिक्विड फंड है, और 2-3 फंड में देखते हैं कि पैसा जब आता है उसको सर एक जगह एलोकेट नहीं करता, 2-3 पार्ट में उसको मतलब बांट देता है कि एक अगर घाटे में तो दूसरा आपको फायदा दे रहा है. अल्टीमेटली नॉट लिक्विडिटी, इट इज डाइवर्सिफिकेशन. लिक्विडिटी तो सर यही है ना सर. ओके. कि जब आपको रिक्वायरमेंट है, आपके पास सर गोल्ड है. यस. गोल्ड लेकिन एट अ वेरी मोमेंट व्हेन यू रिक्वायर मनी आप उसे सेल नहीं कर पाएंगे. तो व्हेनेवर यू आर रिक्वायरिंग और spending your investment, that investment is ready to do its work. That is the liquidity of any investment, sir. Sir, how easily asset or security? Sir, purchasing can a be converted bond in like cash? RBI bond or something. Excuse me, sir. How बात नहीं हो रही है अभी उसकी बात ही नहीं हुई. अभी एक जेनरिक फीचर है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जो इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर. तो उसमें एक प्रोडक्ट मतलब जो फीचर्स हैं बहुत सारी, जिसमें रिटर्न, सेफ्टी एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स. Sir, how easily we can convert the asset into cash? How easily? So the most We can convert asset into cash. So there are many products. Some I can basically discuss with you. Suppose equity and जो generic product हैं, या gold, real estate and commodities. All 4 are the generic product. और जितने भी और प्रोडक्ट हैं सब इनके वेरिएंट हैं. वो इनका कोई एलिमेंट इसमें होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या कोई भी हो. तो गोल्ड एज ए कमोडिटी इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट इन इंडिया, एंड रियल एस्टेट एवरीबडी है ना एस्पायर फॉर हैविंग रियल एस्टेट.
कि मेरे पास प्लॉट हो, मेरे पास एक घर हो एक्स्ट्रा और मैं उसको किराए पे दे सकूं, ऑल दोस थिंग्स। तो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा हमारे समाज में एक ना लोगों की इच्छा होती है कि रियल एस्टेट मेरे पास हो, चाहे जमीन की शक्ल में हो या वो फ्लैट मकान की शक्ल में हो, एक्स्ट्रा जहां मतलब आपके रहने के अलावा भी हो। तो ये दो तो बड़े वैसे प्रोडक्ट हैं मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, जो लोग चाहते हैं सारे। गोल्ड भी ज्यादा लोग लेना चाहते हैं, रियल एस्टेट भी, इक्विटी भी अब पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि म्यूचुअल फंड को तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में, और कमोडिटीज मार्केट भी अब काफी ग्रो कर रहा है। एंड जो भी और प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल वो इन्हीं के कहीं ना कहीं वेरिएंट्स हैं। तो अब ये बताइए कि ये वाले 3 प्रोडक्ट हैं, इक्विटी यानी शेयर बाजार जिसमें प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट बोथ आर इंक्लूडेड, और रियल एस्टेट एंड गोल्ड, इनको अगर हम कहें कौन सा है कि लिक्विड है, कौन सा लिक्विड नहीं है, या किसमें लिक्विडिटी ज्यादा है किसमें कम है, तो किसको कहेंगे? सर रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम है। कम है। और गोल्ड में भी कम। जैसे अगर शेयर मार्केट है तो उसमें हम सेलिंग कर सकते हैं जब हम मान लीजिए, लेकिन ये है उतार चढ़ाव का है थोड़ा सा, कि अगर कभी लॉस हो रहा है तो उस समय अगर आपकी नीड्स है तो नहीं फुलफिल हो सकती है, इस तरह से थोड़ा सा सर। ओके सर नॉर्मली जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं इस प्रोडक्ट में, उसे लिक्विडिटी कह सकते हैं। तो उसमें लिक्विड कह सकते हैं। तो रियल एस्टेट में तो बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, तो ये लिक्विड क्यों नहीं है? बट खरीद बिक्री वाले कम है ना सर। सर लेकिन ये अमाउंट में यदि कुछ ज्यादा अमाउंट चाहिए ना सर खरीद के लिए इसको, yes, और इतनी जल्दी खरीदार नहीं मिल पाते हैं, और स्मॉल अमाउंट में अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो वो ज्यादा। वन बाय वन बोले, मैंने आप सबको इन्वॉल्व कर दिया अपनी टॉक में, इट इज अ टू वे ट्रैफिक। नहीं सर, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हम पैसे को आसानी से निकाल सके जब हमारी जरूरत हो, बस इतना मतलब होता है। और स्लीपेज कम से कम हो। स्लीपेज का मतलब क्या हुआ सर? सर उतार चढ़ाव कम आता है। हाँ, स्लीपेज कहने का मतलब जैसे खरीदने के लिए मान लीजिए कोई शेयर है वो 81 पे है और बेचने वाला 85 पे है, ओके, तो स्लीपेज इसमें 4 रुपए का है, इस तरीके से कह सकते हैं। उतार चढ़ाव जल्दी जल्दी ना आता हो। उतार चढ़ाव जल्दी जल्दी ना आता हो। गुड गुड, ओके। रिस्क कम हो, रिस्क कम हो सर। रिस्क कम हो उसको लिक्विड कहेंगे। रिस्क इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो देखिए आपने लिक्विडिटी इकोनॉमिक्स में पढ़ाते भी हैं कि द प्रोडक्ट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू असेट्स इज द असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, वो द डिग्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी असेट्स इनटू कैश, ना इजीनेस की जो डिग्री है दैट इज लिक्विडिटी। एंड लिक्विडिटी कभी एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होती, लिक्विडिटी कंपैरेटिव होती है। हम ये कहते हैं कि दिस असेट इज मोर लिक्विड देन दिस, रियल एस्टेट इज मोर, गोल्ड इज मोर लिक्विड देन रियल एस्टेट। ओके, तो लिक्विडिटी हमेशा एक रिलेटिव टर्म में बात की जाती है, कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि हम ये कहें कि ये लिक्विड है ये लिक्विड नहीं है। नो, व्हाट डज इट मीन लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मीन्स कि जैसे उन्होंने कहा ना स्लिपेज, या और एक ने चैट बॉक्स में एक आंसर दिया था, उनका सही है कि लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं है कि ओनली यू कैन कन्वर्ट योर असेट इनटू कैश। इसको थोड़ा और ऐड कर लीजिए। क्या ऐड करें हम? मैं हिंदी में बोल देता हूँ। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए कि लिक्विडिटी में ये तो डायमेंशन है ही, ये इकोनॉमिक्स में ज्यादा पढ़ाई जाती है, इकोनॉमिक्स वालों की अप्रोच होती है लिक्विडिटी को डिफाइन करने के लिए। रेडी कैश को लिक्विड कैश वो कहते हैं। लेकिन अगर फाइनेंस की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको और एक चीज इसमें ऐड करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी फुली। लिक्विडिटी का मतलब ये है यहाँ पर कि जब हम उस प्रोडक्ट को बेचने जाएं तो उसको मार्केट रेट पर विदाउट लूजिंग इट्स मच वैल्यू, उसकी ज्यादा लॉस ना उठाते हुए बेच दें। ठीक है, अगर हम बेचने पे आ गए, मान लीजिए सर मेरा रियल एस्टेट, मेरा एक हाउस है, उसकी कीमत 20 लाख है और मुझे जरूरत है पैसे की, और वो 20 लाख जो कीमत है मार्केट की वैल्यू है वो, यानी उसके आसपास की कीमत इतनी तरह की है।
तो क्या आप मार्केट रेट पर बहुत इजीली विद इन 1 hour 2 hour और 1 day यू कैन सेल आउट योर प्रोडक्ट? नो सर, नो, जो टूट जाएगा फिर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं उस 20 लाख के हाउस को 5 लाख में बेचना चाहूं तो वो इजीली बिक जाएगा ना, सर बिक जाएगा। बिक जाएगा ना इजीली। यस सर। हाँ, वो तो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट लिक्विड नहीं है ज्यादा, तो वो हम तो कह रहे हैं लिक्विड है, मैं तो 5 लाख बेचने को तैयार हूं, एकदम लिक्विड है। ओके, इन दिस बेनिफिट कहाँ? इन दिस सेंस यू कैन कंपेयर द प्रोडक्ट। जैसे आप गोल्ड की बात करी मैम ने, तो गोल्ड में क्या होगा, आप गए, उसने देखा आज मार्केट रेट ये है, आपने देखा सुनार की दुकान पे लिखा रहता आज का मार्केट रेट ये है, आप उसको उसी रेट पर बेच देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, वेदर यू आर selling your product at loss or you are selling your product at profit. No, you are converting your product into cash without losing its much value easily. Profit and loss is a different thing. नीड के वक्त क्या मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं इस असेट तो एक पेपर है, या जैसे मान लिया इक्विटी है तो वो तो जस्ट एक आजकल नंबर है डीमेट अकाउंट में, वो कोई फिजिकल एसेट्स तो है नहीं आपके पास, ओके, जिसको आप यूज कर रहे हो। क्लियर? तो व्हाट इज लिक्विडिटी? यस सर। सर हम अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकें विदाउट एनी मेजर लॉस। हाँ, यस, विदाउट यानी मार्केट रेट पर, व्हाट एवर द मार्केट रेट, गोइंग मार्केट रेट इज देयर। ओके, तो अगर आप इस तरह से समझेंगे ना लिक्विडिटी को, तो आपको प्रोडक्ट की फीचर समझ में आएगी ज्यादा अच्छी। ये रियल एस्टेट में ये बड़ी गलती करते हैं लोग, बहुत बड़ी मिस्टेक रियल एस्टेट के साथ यही होती है हमेशा खरीदते वक्त। आपको कोई ब्रोकर आगे कहेगा, कोई बिचू, अरे अब तो इसमें तो अब दुगने हुए और अब दुगने हुए और 5 गुने हुए। अरे 5 गुने 10 गुने पेपर पे होते हैं, वो रियलिटी में नहीं होते कभी, है ना। वो हमेशा बस आदमी के पेपर में देख के खुश होता रहता है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स प्रैक्टिकली रियल एस्टेट को मार्केट रेट पर बेचना मुश्किल है एकदम से। मतलब आप टाइम लेके बेचें, आप एक आवाज निकाल दें मैं बेचना चाहता हूँ, 1-2 साल इंतजार करें, कोई ना कोई आके ग्राहक टकराए। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि मुझे कल को पैसे की जरूरत है ना, आपकी माली जरूरत इस तरह की है, तो क्या आप बेच देंगे उसको? यू आर इन ए पोजीशन टू सेल आउट? नो सर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, इसीलिए कहते हैं कि रियल एस्टेट इज नॉट ए मतलब उसके लिक्विडिटी एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट। एंड इन्वेस्टमेंट के करते वक्त ये भी एक नीड होती है, इट इज जेनरिक नीड। एवरी इन्वेस्टर्स बेसिकली, अब डिपेंड ये करता है कि किस प्रोडक्ट में क्या चीज ज्यादा है और आपकी नीड क्या है। बहुत छोटा सा बात हुई ना, एक इन्वेस्टर चाहता है कि मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए लॉन्ग रन में, एक चाहता है मुझे लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए, हो सकता है मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो ये डिपेंड करेगा ना, तो फॉर दोज टू पीपल प्रोडक्ट में भी डिफरेंट, प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। जिसको लिक्विडिटी बहुत ज्यादा चाहिए उसको बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए, जिसको रिटर्न ज्यादा चाहिए उसको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए इक्विटी में या रियल एस्टेट में या गोल्ड में, जो मतलब ओके। तो म्यूचुअल फंड को सर कैसा बोलेंगे? लिक्विडिटी फंड है ना। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी हाई है, कि वो 3 साल तक एक लेते हैं सर, टैक्स सेवर जो 3 साल तक ब्लॉक वो अलग बात है, वो तो आप अपना बेनिफिट उठा रहे हैं ना टैक्स का, वो तो आपने अपनी लिक्विडिटी को कंप्रोमाइज किया अपने टैक्स के बेनिफिट के लिए। यस सर। तो वो तो आपका अपना डिसीजन है, वो तो आपका अपना डिसीजन है ना। अगर सर टैक्स नहीं ले तो टैक्स का बेनिफिट ना ले तो कभी बेचे कभी खरीदे, क्या फर्क पड़ता है उसमें, कौन रोक रहा है? वो लिक्विफाई हो गया ना, तो लिक्विडिटी है ही उसमें, तो मार्केट रेट पे आप बेच सकते हैं। यस, बोलिए। सर may I ask? सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जनरली हमारा ये टेंडेंसी रहती है कि हम लोन लेकर घर खरीदना चाहते हैं या खरीदते हैं, हर कोई लोन लेकर ही घर खरीदता है, तो इज दैट द राइट चॉइस और नॉट? वैसे फाइनेंस के बिल्कुल सही बात में अगर आप पूछें तो, बल्कि yesterday I had a session with मेरा 3 दिन का एक प्रोग्राम चल रहा है, कल वो एंड हुआ है। यहाँ पर एक बच्चों के लिए NICM का एक वो है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उसका ट्रेनर हूँ।
तो आई वाज डिस्कसिंग वन थिंग देयर, वो सब स्टूडेंट पीएचडी और उसके थे, मास्टर डिग्री के, मोर देन 60 स्टूडेंट थे। तो वन ऑफ माय फ्रेंड क्या, मेरे सीनियर हैं वो, उन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है बैंक के एक बड़ी पोस्ट से, वो बहुत बड़ी पोस्ट पर थे बैंक में, लेकिन उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। ही वाज डिस्कसिंग विद मी, एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि, और स्पेशली टीचर्स का नाम लेके बताया, मतलब टीचर कम्युनिटी के बारे में बताया, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे टीचर जो गवर्नमेंट टीचर हैं, दे यूज्ड टू कम, ये अलीगढ़ की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अलीगढ़ का है, मुझे आपका नहीं पता कि आपके यहाँ क्या सिचुएशन है। तो कह रहे वो बहुत सारे टीचर आते हैं, और चूंकि वो दे आर गवर्नमेंट पेड, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उनको लोन देने में तो हमें कोई इश्यू नहीं है, मतलब उनका तो लोन सिक्योर है, और वो इतने बड़े बड़े लोन लेते हैं हाउसिंग के नाम पर, अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड लेते हैं। फिर वो उस जो बैंक की किस्त है ना, इंस्टॉलमेंट, उसके चक्कर में फंस जाते हैं। मतलब वो उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी ज्यादा, या रिक्वायरमेंट नहीं है फैमिली की, या कुछ और वजह, पता चला कि वो 50 लाख का, 70 लाख का, 80 लाख का मकान लेंगे जो वो कम में चला सकते हैं। वो कह रहे थे कि मैं कभी कभी एडवाइस करता था उनको कि भाई इतना बड़ा लोन आप मत लीजिए, आप देना तो आपको ही है, और आपका, आपसे रिकवरी सिक्योर है हमारी। तो लोन का जो डिसीजन है हाउसिंग का, उसमें टैक्स बेनिफिट तो है आपको, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अमाउंट आपको लेना नहीं चाहिए ना। पूरी लाइफ आपको, मतलब 20-25 साल की आपकी सर्विस, 20 साल आपके किस्त में निकल गए। तो एक साइकोलॉजी है, मैं आपको बताऊं, आप एक बार ले तो लेते हैं उसको, लेकिन एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब एवरी मंथ आपकी किस्त कटती है ना आपकी सैलरी स्लिप से, वो उसमें तो आपको बड़ा पिंच करती है ना। तो इसलिए ट्राई करें, अगर कोई और अरेंजमेंट ना हो तो आप कम से कम लोन में काम चलाएं, ठीक है, जिससे आप इजीली उसको, कभी कभी ये होता है ना कि आप में आपको बात की जिम्मेदारी और बढ़ेगी, आपने लोन थोड़ा यंग एज में ले लिया, तो अब उस वक्त जो लाइबिलिटीज और बढ़ेंगी बच्चों की और शादी की, और वो आपकी सैलरी है कम, मतलब कम का मतलब कि एक मेजर अमाउंट आपकी सैलरी से बैंक का इंस्टॉलमेंट कट रहा है ना। तो उस वक्त ये बहुत बहुत परेशान करता है साइकोलॉजिकली। सर मेरा भी एक ऐसे ही प्रश्न था आपसे जी जी, कि अगर मान लीजिए कि कोई कार लोन अगर हमने लिया, या फिर कोई भी लोन लिया 5 साल की जगह पे 7 साल के लिए, EMI मान लीजिए कि उसकी 20,000 आ रही थी, उसकी जगह 15,000 मैंने EMI किया 7 साल के लिए, अगर 5 साल के लिए करता तो शायद वो 20,000 की EMI आती, और उस 5,000 को मैंने SIP में इन्वेस्टमेंट किया, यस, क्या वो ठीक रहेगा कि गलत रहेगा? अब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना पड़ेगा, आपने इंटरेस्ट कितना पे करना है आपको SIP में, चूंकि गारंटेड तो है नहीं, वहां तो गारंटेड देना है आपको। ओके, तो SIP में भी तो सर इन्वेस्ट, जैसे इंटरेस्ट रेट तो इस समय ज्यादा ही है उसका ना, इंटरेस्ट नहीं है उसमें, उसमें तो रिटर्न है, दैट रिटर्न इज नॉट रिटर्न है। यस, जैसे सर उसकी भी तो लगभग कम से कम सालाना 20% या 25% तो रिटर्न की तो लगभग सेफ कह ही रहे हैं लोग। किसने कहा आपसे? देखिए ऐसा है, एक तो गारंटेड नहीं है, नंबर 1, 20 या 25 या 40 या 15 या 10, ओके, वो वेरी कर सकता है, ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है, कभी कभी मार्केट, भाई वो देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, मैं भी म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ आपको, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में एक लाइन लिखी रहती है, वहां देखा आपने, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। व्हाई मार्केट रिस्क, व्हाट इज गिवन, मार्केट रिस्क लिखा वहां। सर अभी कोई मेजर अगर जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाए, अगर जैसे ताइवान पे चाइना अटैक कर दे या अमेरिका में रिसेशन आ जाए, तो मार्केट बहुत डाउन हो जाएगा। हाँ वो अलग बात होगी, लेकिन इसका मतलब ये हुआ, द लाइन इज रिटन देयर, व्हाई, बिकॉज योर मनी इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट, तो मार्केट रिलेटेड रिस्क यू आर एज्यूमिंग, you are taking market related risk, okay, whether you are investing in mutual fund or you are investing in equity or debt and all those things, okay। तो जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे मार्केट रिलेटेड रिस्क रहेगा, क्योंकि मार्केट में आपको बैंक के रिटर्न से ज्यादा, जो कल बात कर रहे थे सूर्यकांत जी, बैंक के रिटर्न से ज्यादा आपको मिलेगा, तो जाहिर सी बात यूर राइट, मतलब बैंक, जब आप रिस्क एज्यूम करेंगे तो एक तो म्यूचुअल फंड में गारंटेड नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड एक अच्छा रोल प्ले करता है, ये बात बिल्कुल सही है।
और जैसे मैंने 5 साल के लिए सर वो जो ड्यूरेशन है उसको 7 साल के लिए की जगह पे 5 साल को, तो उसी पैसे को मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो क्या ये आपका डिसीजन अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने इंटरेस्ट कितना ज्यादा पे किया, है ना। अगर आपने 15 की बजाय 20 की किस्त बनवाई तो बैंक का तो आप पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी ज्यादा हो गई ना। तो मान लिया इंटरेस्ट रेट बैंक का कितना % है, उसको आप हिसाब लगा लीजिए, और कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपके इन्वेस्टमेंट से। गारंटेड तो है नहीं, लेकिन वो पास रिकॉर्ड से, उस म्यूचुअल फंड के या मार्केट कंडीशन से ये आप निकाल सकते हैं। हालांकि 5 साल थोड़ा शॉर्ट पीरियड है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएट करने के लिए कम से कम 10 साल का पीरियड होना चाहिए। ओके, तो अब 5 साल में उतना वेल्थ क्रिएट नहीं होगा शायद, तो हो सकता है वो आपका म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा हो, बड़ा अच्छा कर दे वो। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि प्रोडक्ट की कोई बात तो हमें पता नहीं है कौन सा प्रोडक्ट है क्या है। तो इस वजह से ये डिसीजन आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है। इफ यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट रिटर्न ऑफ 15% एंड यू आर पेइंग 8% और 9% टू योर बैंक, तो यू आर बेसिकली अर्निंग ओनली 7 or 8%, and for that 7 and 8% you are taking risk. So your decision should be based on this analysis. ठीक है भाई, आप एक इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना बैंक को उस मनी पर, जो मनी आप बैंक को दे सकते थे आपने नहीं दी, तो बैंक तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। उस मनी को आपने मार्केट में लगा दिया, तो जो बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं और जो मनी मार्केट में आपको चांसेस, उसका डिफरेंस तो प्रॉफिट हुआ आपका, और तो कोई प्रॉफिट आपका नहीं हुआ जी। यस, तो वो डिफरेंस जो 5-6% का है उसमें आप ये रिस्क ले रहे हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा 5-6% के रिस्क के चक्कर में मैं क्या ये रिस्क लूं या ना लूं, ये डिसीजन आपका अपना होगा। ठीक है, क्लियर। इसमें अभी कोई बात नहीं जा सकती, मतलब कॉन्क्रीट बात नहीं कही जा सकती कोई। देखिए ऐसा है ना, जनरली शेयर मार्केट में ये N100 और N50 वाला कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर, कि क्या ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है? कौन सा सर N50 और N100 ये टर्म्स मैंने सुने थे कि इसमें टॉप शेयर्स ही रहते हैं जो मार्केट में सर टॉप ये है, निफ्टी 50 की बात कर रही है मैडम, और दैट इज मोर रिस्क फ्री। अच्छा हाँ सर, तो क्या और निफ्टी इंडेक्स एक मैं बता देता हूँ, अभी छोड़िए, थोड़ा आपने डाइवर्ट कर दिया हमारे उसको, मतलब फ्लो को मैं जिस फ्लो पे लेके चल रहा था, सॉरी नहीं, वो माइंड अभी इन्वेस्टमेंट का चल रहा था, सॉरी। वो सारी बातें आ सकती हैं, थोड़ा टेक्निकल सेशन है। जो आपने बताया ना, जो कंपनीज का डिवीजन है इंडिया में, वो डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब आप थोड़ा टीचर हैं तो आपको ये बात अच्छी लगेगी, मतलब आप कहीं डिस्कस भी कर सकते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने निकाल दी। वैसे जैसे आपने सुना होगा लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है, तो लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वो जनरली ये मानी जाती हैं कि वो चूंकि उनका एक बड़ा कॉर्पस है, जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, या और बहुत सारी कंपनीज हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी में आती हैं, तो ये मानते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, इनके बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये किस बुनियाद पे बड़ी या छोटी मानी जाती हैं, ऑन व्हाट बेसिस कंपनी बड़ी या छोटी किस बुनियाद पे मानी जाएगी? फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, सिर्फ उसके नाम की वजह से बड़ी छोटी नहीं होगी। ठीक है, तो उसका एक क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया पे आप उस कंपनी को बड़ी या छोटी कहेंगे। बड़ी छोटी कहने का जो फाइनेंस में जो टर्मिनोलॉजी है वो है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बहुत सिंपल है, कोई इश्यू नहीं है, आप समझ सकते हैं उसको आसानी से। हर कंपनी के कुछ शेयर इश्यू होते हैं मार्केट में, वो आप उसकी बैलेंस शीट में देख सकते हैं। जब वो कंपनी बनी थी या उसके बाद जो उसने शेयर इश्यू किए वो कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। क्या कहलाते हैं? जैसे किसी कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू कर रखे हैं मार्केट में, ओके, तो उसकी बैलेंस शीट में लिखा होता है ये बात कि दिस कंपनी है इश्यूड 1000 शेयर्स, यानी मार्केट में जो फ्लोट कर रहे हैं उसके शेयर वो 1000 फ्लोट कर रहे हैं। जो लोगों के पास हैं, लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, वो तो मार्केट में है। तो ये होता है आउटस्टैंडिंग शेयर। अब मान लिया इस कंपनी का मार्केट प्राइस, एक शेयर का मार्केट प्राइस आज 10 रुपीज है,
तो 1000 को 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10,000। Yes, sir. 1000 की 10,000. ये इस कंपनी का मार्केट कैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन। Market cap. ये टर्मिनोलॉजी आप चाहे तो नोट कर लें, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कैलकुलेटेड इन दिस वे व्हेन यू बेसिकली मल्टीप्लाइड out number of the outstanding shares into the price of the one share, and it is calculated for each and every company of India. और ये this data is in public domain. आपको सारी कंपनीज का मार्केट कैप कैलकुलेटेड मिल जाएगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे, ओके, जो देती हैं, एक्सचेंज की वेबसाइट्स पे, सब जगह मिल जाएगा। तो जब सारी कंपनीज का मार्केट कैप हम किसी पर्टिकुलर डे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान कैलकुलेशन है, वो डेटा दोनों पब्लिक डोमेन में है, उसका मार्केट प्राइस भी पब्लिक डोमेन में है और उसका नंबर ऑफ द शेयर इशूड भी पब्लिक डोमेन में है। तो यू कैन कैलकुलेट, यू कैन योरसेल्फ आल्सो कैन कैलकुलेट, कोई वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है। तब क्या करते हैं कि जब वो ये डिसाइड करते हैं विच कंपनी इन विच कैटेगरी, तो इन सबको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। यानी सबसे टॉप पे वो कंपनी होगी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद उससे कम वाला, उससे कम वाला, उससे कम वाला, ऐसे ये इसकी रैंकिंग कर देते हैं एक्सेल में। जब वो रैंकिंग हो जाती है तो जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज हैं वो कहलाती हैं लार्ज कैप। क्लियर? तो लार्ज कैप कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर टॉप 100 इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर मार्केट, ओके। एंड 1012 to 250 की जो कंपनी रैंक में आएंगी, 101 से स्टार्ट करके 250 तक, वो कहलाएंगी मिड कैप। एंड 251 से रेस्ट ऑफ द कंपनीज कहलाएंगी स्मॉल कैप। तो व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी, तो you also basically see what is the market cap of this company. So if you are interested to invest your money into the large cap companies, तो large cap company means इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आएगी वो। मिड कैप कंपनी मींस 101 to 250 एंड 251 टू रेस्ट ऑफ द ऑल द कंपनीज। मतलब कई लाख कंपनी है, हजारों कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, ओके। जो सेंसेक्स है वो ओनली 50 कंपनीज के मूवमेंट को कैप्चर करता है, निफ्टी, और सेंसेक्स 30 कंपनीज के मूवमेंट को कैप्चर करता है। वो भी इसी बुनियाद पे कैप्चर करता है कि उनका एवरेज मार्केट कैप कितना बढ़ा है, कितना घटा है। आज जैसे मान लिया आज सेंसेक्स बढ़ा, तो सेंसेक्स आज बढ़ने का मतलब ये है कि इन 30 की 30 कंपनीज का कल कोई मार्केट कैप था, आज कोई मार्केट कैप है, तो कोई किसी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा होगा, किसी का घटा होगा। लेकिन एवरेज अगर ऐसा हुआ है कि ओवरऑल बढ़ाई है तो हम कहेंगे सेंसेक्स बढ़ गया, ओके। और एवरेज अगर घटा है तो हम क्या कहेंगे, सेंसेक्स घट गया। तो व्हाट इज द सेंसेक्स? सेंसेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल द कंपनीज which is consisting in the Sensex. Sensex having 30 companies. Clear? विजय कुमार जी बताइए क्या सवाल पूछ रहे हैं? विजय कुमार जी ने हैंड रेज किया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई हैव अ डाउट कि आपने कहा जैसे कोई कंपनी पब्लिक ऑफरिंग करती है, आप शेयर हाँ मार्केट में अपने शेयर को बेचती है, आउटस्टैंडिंग शेयर बेचती है, तो ये कितने % कोई कंपनी बेचती है? मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है वो तो 5% बेचती है, कोई छोटी कंपनी 50% बेच देती है, लेकिन बेचने से मतलब नहीं है। पब्लिक ऑफरिंग, अच्छा पब्लिक ऑफरिंग कितने % की करती है? वो उसका रूल अलग है, वो आईपीओ की बात हो रही है। ये बात हो रही है जब ऑलरेडी मार्केट में शेयर इश्यूड हो गए हैं, जिनकी ट्रेडिंग हो रही है। वो दो मार्केट है ना, एक तो प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मीन जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आएगा आपको खरीदने के लिए, अभी वो लिस्ट नहीं हुआ है, अभी उसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अब अलग है किस इन्वेस्टर को कितना मिलेगा, वो सेबी के रूल हैं काफी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस को कितना मिलेगा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कितने शेयर देने चाहिए, वो आप उसकी बात कर रहे हो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो ऑलरेडी इशूड हो गए शेयर, कर रही है और ट्रेडिंग हो रहा मार्केट में। ये मार्केट की बात हो रही है, ठीक है।
तो आपका थोड़ा सा प्राइमरी मार्केट, क्योंकि मार्केट दो तरह की है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जब कोई शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम आता है, लोग उसको खरीदते हैं। यस सर, यस सारी कंपनीज आती रहती हैं, ठीक है। तो वो एक Yes, रूल रेगुलेशन है, उनको सेबी परमिशन देता है कि कितने शेयर आप इशू कर सकते हैं, कितना फंड रेज कर सकते हैं, कितने लोगों को कितने शेयर दे सकते हैं। उसमें इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती हैं, कौन कौन से इन्वेस्टर कितना मिलेगा। जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशंस बायर होते हैं, इंस्टीट्यूशंस बायर होते हैं। ओके, 3 तरह की कैटेगरी है। क्योंकि शेयर तो कंपनीज भी खरीदती है ना, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज खरीदती हैं या इंश्योरेंस कंपनीज खरीदती हैं, वो भी तो मार्केट में शेयर खरीदती हैं। ओके, तो लेकिन ऐसा नहीं कि सबको एक जैसे दे देंगे, वो उसमें एक रूल है, उसमें सेकेंडरी कौन सा बात है? सेकेंडरी दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट में क्या डिफरेंस है? सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जब शेयर इश्यू हो गया, अब उसकी ट्रेडिंग होगी। ओके, वो लिस्ट होगा मार्केट में। क्लियर, बात समझ आ गई? तो वो सेकेंडरी मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जैसे एनएसई बीएसई स्टॉक एक्सचेंज है, तो आप अगर आपको प्राइमरी मार्केट में नहीं मिल पाया तो आप सेकेंडरी मार्केट में शेयर को खरीद सकते हैं, मान लिया जब वो लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पता कैसे पता कैसे? हम तो सर न्यू इन्वेस्टर मान लीजिए है, तो नाम सुनेंगे पहली बार, तो कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी ये मालूम कैसे चलेगा? नहीं, तो वो ऐसे उसमें ऐसे जानने की जरूरत नहीं है। जो जिसका ऐड आता है, कोई कंपनी अपना पूरा ब्रोशर लाती है, पूरा प्रोस्पेक्टस लाती है, हम ये काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये शेयर आप अब तक खरीद सकते हैं, वो शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है पहले से, वो प्राइमरी है। ओके, सर मेरा क्वेश्चन आईपीओ को प्राइमरी कर सकते हैं। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाता। जी मुझे सर एक प्रश्न है, शायद वो होगा कि नहीं, लेकिन हाँ बोलिए सर ये बताइए कि जो एप्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट आजकल हो रही है, जैसे मोबाइल एप्स में, वो सिक्योर है कि नहीं? बस केवल मैं इतना जानना चाहता हूँ सर। देखिए ऐसा है, ऐड वगैरह आते रहते हैं। हाँ यस, आपने बात बहुत अच्छी उठा दी। देखिए ऐसा है, एक तो है, अब आपको ये जानने की जरूरत है कि हम इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर क्या है। जैसे अभी देखो, चूंकि बात बहुत बड़ी है, टाइम बहुत कम है, तो जैसे मान लो सेकेंडरी मार्केट की बात करूं मैं, अभी प्राइमरी मार्केट को छोड़िए, कि आप शेयर खरीदना चाहते हैं, जैसे मान लिया रिलायंस कंपनी का शेयर मार्केट में है, एचडीएफसी बैंक का शेयर है, एसबीआई बैंक का शेयर्स है, या और बहुत सारे हजारों शेयर्स हैं। अब आप चाहते हैं मैं इनमें से किसी एक में इन्वेस्टमेंट करूं, तो पहले आप ये बताइए, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ यू कैन मेक योर इन्वेस्टमेंट? मतलब क्या तरीका हो सकता है, प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टमेंट करने का मार्केट में, शेयर खरीदने का? जैसे अभी तो सर हम लोग एसआईपी ही करवाते हैं साधारणतः। एसआईपी इज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। जी, ठीक है, अकाउंट ओपन करना सर। अब देखिए, अब बहुत सारी चीज होगी ना, एसआईपी म्यूचुअल फंड अलग चीज है, मतलब अलग नहीं हुई, पैसा मार्केट में लगा लेकिन अलग तरीके से लगा। चलिए मैं पूछ लेता हूँ पहले, आप म्यूचुअल फंड के चूंकि ज्यादा इन्वेस्टर हैं, अभी सेकेंडरी मार्केट जरा आपके लिए एक सर, अगर आप ऐसे क्वेश्चन शुरू में ही शुरू कर देंगे, सब क्वेश्चन ही पूछे रहेंगे, आपका टॉपिक ही नहीं पूरा नहीं ठीक है। तो मैं आज ये सोच के आया था कि ये जो हमने बात करी थी कि जेनरिक फीचर्स आपको देखनी है किसी इन्वेस्टमेंट में, लिक्विडिटी एंड रिटर्न एंड योर सेफ्टी, तो इसमें वैसे तो बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन नंबर 1 तो ये है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग करें। ये प्रिंसिपल आप अपने दिमाग में हमेशा रख लें, और आपकी नीड लिक्विडिटी ज्यादा है या रिटर्न ज्यादा है, इसको भी दिमाग में रखें हमेशा। ठीक है, तो आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं। अब सेकंड बात आती है कि इन्वेस्टमेंट के जो जैसे प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है और म्यूचुअल फंड है, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है वो मैं बता देता हूँ अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बहुत सारे लोगों ने कर रखा है म्यूचुअल फंड में, जो चीज आप में जिसमें आप इन्वॉल्व है, पहले उसी की बात करें, उसमें आप कितना नॉलेज है और कितनी जरूरत है और ज्यादा जानने की। तो व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या होता है एक्चुअली? बताइए सीमा जी, आप तो बड़े अच्छे सवाल कर रही हैं।
अक्षय कुमार जी आप बताइए। आप क्या क्या सर? अक्षय कुमार जी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में आप कह रहे थे अभी? सर कुछ पूछ रहे थे तो मौका ही नहीं मिल रहा, हो जा रहा है। नहीं कोई बात नहीं, अभी मौका मिल जाएगा, आप फिक्र ना करें। मैं मौका सर मेरा क्वेश्चन दूंगा आपको। सर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज म्यूचुअल फंड एक सर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से। आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इसका बहुत ज्यादा नहीं सर। वैसे मैं इकोनॉमिक्स में हूँ, अभी मैं शेयर और फाइनेंस। When sir, someone else invest on our behalf. यस, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट आई थिंक सर, मुझे लगता है। इन व्हाट सेंस कलेक्टिव? बहुत सारे लोगों का जब पैसा लगा दिया जाता है तो सर नॉट क्लियर, नॉट मच क्लियर। ओके देखिए ऐसा है, आपका 242 का ग्रुप है मेरे ख्याल से। सम पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग और दे आर नॉट लिसनिंग और आई डोंट नो। अगर आप चाहते हैं इस पे डेडिकेटेड सेशन एंड आई कैन टेक योर ऑनलाइन सेशन, ओके। तो हम इसको अभी तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं उसको पूरी बात समझा सकूं, ठीक है। तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको अपना रजिस्ट्रेशन करा दिए। मैं ये सेशन करता रहता हूँ, ऑनलाइन भी करता रहता हूँ, ऑफलाइन भी करता रहता हूँ। बहुत सारे आपके अपने कॉलेजेस के लिए भी प्रोग्राम है बच्चों के लिए हमारे पास, तो उस पर आप कर दिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इन्फॉर्मेशन का जरिया सिर्फ और सिर्फ मेल होगा और तो नहीं होगा, कॉल वॉल तो नहीं होगी, इतना टाइम तो नहीं है। आप देख लीजिए अपना मेल, उसमें आप चाहें तो उस डेडिकेटेड टाइम पर आप यू कैन ज्वाइन, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और जिस कॉलेज के भी आप हैं उनके बच्चों के लिए भी कुछ प्रोग्राम वी कैन ऑफर। बहरहाल, तो म्यूचुअल फंड बेसिकली जो उन्होंने बताया कलेक्टिव है, वो बात बिल्कुल ठीक है, उसमें वो एलिमेंट भी है। म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है, और एक बात मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट भी कहना सही नहीं है। म्यूचुअल फंड इज ए वे, आप नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा बोलते गलत है क्योंकि आप एकेडमिक्स लोग हैं, इसलिए बता रहा हूँ। कभी कोई बच्चा आपसे पूछे तो आप सही बात उसको बताएं तो उसको अच्छा लगेगा। म्यूचुअल फंड इज ए वे ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट, ओके। Mutual fund per se is not a product. Your money invested in the market, but not directly. Indirectly, your money is invested. ठीक है? That is why it is written. जब भी तो इसलिए लिखा रहता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, क्या लिखा रहता है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्यों? क्योंकि योर मनी इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट। क्लियर? तो पहली लाइन तो समझ में आ गई कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। What is the mutual fund is? Mutual fund is a mode, is a way, is a technique, जो भी आप कहें उसको। म्यूचुअल फंड एक तरीका है अपने पैसे को मार्केट में लगाने का। लेकिन कौन सा तरीका है? तरीका है इनडायरेक्ट वाला, क्योंकि डायरेक्ट तो आपके पास प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है। आप प्राइमरी मार्केट में लगा सकते हो, सेकेंडरी में लगा सकते हो। लेकिन एक तरीका इनडायरेक्ट वे भी है, जहां पर आप खुद इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप खुद चूज नहीं करते हो उसको, किसी शेयर्स को कोई और कंपनी चूज करती है। वो कंपनी आपसे पैसा लेती है, आपके पैसे को पूल किया जाता है, वो उस पूल से आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के हिस्सेदार आप ही होते हो। उसमें कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, ना वो लॉस की गारंटी है। वो सिर्फ दे विल चार्ज ओनली देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंड मैनेजमेंट कॉस्ट। लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, ओके। क्लियर हो गई बात? तो एक कंपनी आई, उसने कहा कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपके पैसे को, वो पहले से डिसाइड करते हैं किस जगह लगाना है, किस स्कीम में लगाना है, किन किन कंपनीज के स्टॉक में लगाना है। अगर आपका पर्पस भी वही है कि आप भी यही चाहते हैं कि मेरा, जैसे वो उसने कहा मैं लार्ज कैप में लगाऊंगा आपका पैसा, इसलिए मैंने लार्ज कैप क्लियर किया आपको। तो क्या मतलब हुआ? जो आपका पैसा वो लेंगे, वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा तो आपका ही है, ठीक है। तो लार्ज कैप कंपनी का जो भी बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, क्लियर। आप उसके मालिक होंगे, मालिक आप ही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपका ही है। वो आदमी तो जो बीच में आया है, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं आपके पैसे को लगा दूंगा, ठीक है, और जो भी इसमें प्रॉफिट होगा वो भी आपका, जो भी लॉस होगा वो भी आपका। मेरी को गारंटी नहीं है कि आपके पैसे में प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा, जो भी होगा। मैं जो आपके लिए मेहनत करूंगा, मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी, एक ऑफिस होगा, लोग होंगे, मेरा एक अपना
फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट होगी, आपके लिए मैं स्टॉक को सेलेक्ट करूंगा, उसके लिए डेटा को एनालाइज करूंगा, इंफॉर्मेशन को देखूंगा, वो मेरी एक कॉस्ट आएगी, मुझे सॉफ्टवेयर खरीदने होंगे, वो सारी कॉस्ट आप पे बियर होगी और आप सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। मान ली 1000 इन्वेस्टर है तो एक के 1000 पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। और कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी इसमें सेबी का बाकायदा रूल है, ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी चार्ज कर ले, वो एक मैक्सिमम लिमिट सेबी ने सेट किया हुआ हर इन्वेस्टमेंट की, हर म्यूचुअल फंड की। ओके क्लियर, ये है एक्चुअली। म्यूचुअल फंड खरीदते हैं थ्रू एजेंट, तो वो तो कोई चार्ज लेता नहीं अलग से? नहीं, वो चार्ज अलग से नहीं लेता, लेकिन वो आपके एनएवी में रिफ्लेक्ट होता है, वो आपको पता नहीं होता। जैसे मान लिया आप, जहां आपको ये जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में क्या मिलता है। कंपनीज में तो आपको शेयर मिलते हैं, आपने 1 शेयर खरीदा, 2 शेयर खरीदे, 5 शेयर खरीदे, वहां पर यूनिट कहलाता है। यूनिट, आपने 1 यूनिट, 2 यूनिट खरीदा, 5, है ना। यहाँ पर कंपनी का में जो शेयर होता है उसका कहलाता है मार्केट प्राइस, और वहां कहलाता है उसका एनएवी। क्या कहलाता है? एनएवी। एनएवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? और आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है एनएवी बेस्ड होता है। एनएवी ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, एवरी डे एनएवी इज कैलकुलेटेड। तो आपको अंदाजा नहीं है कि एनएवी में आपका वो रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे मान लिया आप 10 लोग हैं और जो शुरू में शेयर वो आता है यूनिट, उसकी कीमत 10 रुपए होती है 1 यूनिट की, और एक मिनिमम होता है, शायद 5000 रुपीज कंपनी रखती है कि 5000 रुपये मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो यानी 500 यूनिट आपको लेना होगा मिनिमम, उससे कम, उसके बाद ले सकते हैं आप कितने भी, 501 ले सकते हैं, 502 ले सकते हैं। तो अब क्या होगा, सपोज एक कंपनी आई, एक एनएफओ उसने लॉन्च किया, उसने कहा कि मैं आपके पैसे को लार्ज के स्टॉक में लगाऊंगी। आपने 10 लोगों ने 10-10 रुपए दे दिए, एक यूनिट आपने खरीद लिया, ठीक है। कंपनी के बाद कितने पैसे चले गए? 100 रुपीज चले गए। कंपनी ने आपके पैसे को इन्वेस्ट किया मार्केट में, मान लिया कल वो मार्केट में बढ़ के 110 हो गया। वो फंड की वैल्यू रोज कैलकुलेट की जाती है, आपका पैसा मार्केट में लगा है ना, तो उस असेट्स की वैल्यू रोज कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। कितनी आज उसकी मार्केट प्राइस रहा, तो मान लिया 110 हो गया, तो 110 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा एक के हिस्से में? 11 रुपीज। अगर आप ये कहो कि भाई मैं 1 यूनिट सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे 11 रुपीज दे दो, कल मैंने खरीदा था, आज मैं बेचना चाहता हूँ, मुझे 1 रुपए का फायदा, तो वो कहेंगे कि ठीक है, लेकिन आपको 11 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी तो आई है ना इसमें। तो मान लिया हमारी 3 रुपए कॉस्ट आई है, तो वो कहेंगे 110 में से 3 रुपए माइनस करो, तो कितना बचेगा? 107, 107, एंड 107 डिवाइडेड बाई 10, तो आपको कितना मिलेगा? 10.7। तो इन दिस वे दिस कॉस्ट इज बेसिकली बियर बाय यू। डायरेक्टली आपको पता नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं एनएवी है, रोज एनएवी कैलकुलेट हो रहा है, और सारा ट्रांजेक्शन फिर एनएवी बेस्ड होता है, खरीदना भी बेचना भी। कोई नया आदमी आता है, वो कहता है मुझे 1 यूनिट चाहिए, मैं कल नहीं खरीद पाया, तो कंपनी कहेगी ठीक है 10.7 रुपीज दे दो, ठीक है, 1 यूनिट के लिए। उससे फिर अगली बार जब वो बेचेगा, जब देखा जाएगा, तो क्या होगा? एवरी डे एनएवी इज कैलकुलेटेड एंड यूनिट वैल्यू इज कैलकुलेटेड, ठीक है। तो अब इस तरह से आप खरीदते और बेचते हैं। अब सवाल ये उठता है, आपके दिमाग में उठना चाहिए कि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, मैं किसी कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीद सकता हूं, कंपनी आए, या मैं इनडायरेक्ट जा सकता हूं स्टॉक मार्केट में, वहां खरीद सकता हूं। तो मैं इस रूट के थ्रू क्यों खरीदूं? इसका क्या बेनिफिट है? तो क्या बेनिफिट हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाने में? ये एक सवाल उठा। मार्केट की वो मालूम नहीं है, वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एनालिसिस करके करते हैं, एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है उनको। एक्चुअली वो एक्सपर्ट होते हैं, तो फिर उनमें एक्सपीरियंस उनके पास होता है, और अपने पास मार्केट का एक्सपीरियंस है नहीं कि कौन सी मार्केट किस थ्रो में चल रही है, कहाँ उतार होगा, कहाँ चढ़ाव होगा। ओके, और कोई बताएं? सर क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है और हमारे पास एक्सपीरियंस भी लिमिटेड होता है, और वो उन लोगों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है और टाइम भी है, और वो प्रोफेशनल लोग हैं, और वो कब कौन सा शेयर लेना है और फिर उस शेयर को बेच के किस में ट्रांसफर फंड करना है, वो ये करते रहते हैं। तो वहाँ उनका उससे हमें लाभ मिल सकता है। Yes, sir. They study thoroughly, and so they are professionals and expertise they do have.
Sir, through mutual fund, we invest in a basket of shares or basket. So, all kinds of risks are covered. With high risk, high return is covered. With low risk, low return is covered. So, through mutual fund, it is tried that risk is minimized and return is maximized. ओके गुड। देखिए देयर आर 3 बेनिफिट्स, वो आप सबने बता दिए, मैं दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 इज बिकॉज यू आर नॉट एक्सपर्ट इन द मार्केट, एंड एक्सपर्ट क्या, आप तो जानते भी नहीं, मतलब एक आम आदमी जानता भी नहीं है ज्यादा, तो कभी कभी, और हम जानने की एक कॉस्ट होगी हमारी, हम जानना भी चाहे तो हमें टाइम लगाना पड़ेगा। जान तो सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर ठान लें कि मैं इस मार्केट को जानना है मुझे अच्छे से, तो बहुत कम पढ़े लिखे, आप तो हाईली क्वालिफाइड पीएचडी हैं ज्यादातर लोग, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे जो जस्ट हाई स्कूल हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, दे आर डूइंग वेल, तो कर तो सकते हैं, मतलब ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते। वो ये है कि इस फील्ड को कभी आपने जो नहीं जानते उन्होंने लिया नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको सीखने का एक टाइम चाहिए, कॉस्ट चाहिए, आपको आपकी फील्ड अलग है, आपको पूरा फिर पढ़ना पड़ेगा। और तो एक ऑलरेडी एक आदमी इसी फील्ड का है, वो सीएफए है या एमबीए फाइनेंस है या सीए है, जो भी उस फील्ड, मतलब वो फाइनेंस के फील्ड का ही है, तो ये तो एक नेचुरल बात है कि वो बेटर नॉलेज उसको आपसे है, ठीक है, मार्केट में डिसीजन लेने के लिए, और वो उसकी एक कॉस्ट है। लेकिन वो कॉस्ट चूंकि पूलिंग ऑफ मनी है, लाखों लोगों की पैसा है उसमें, तो वो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यू कैन आप किसी फंड मैनेजर को आप इंडिविजुअली हायर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल कंपनीज हैं इस तरह की जो इस तरह का काम करती हैं, यू कैन हायर दोस कंपनीज, वो कहलाती हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, आजकल मेट्रोज में है। जैसे जो बहुत से बड़े जिनके इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसका 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, डॉक्टर इंजीनियर जो बड़े बड़े लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई मेरा फंड का कोई दूसरा आदमी मेरे फंड को मैनेज करे, जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, तो ये हायर करती हैं उन कंपनीज को, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एक इंडिविजुअल उसकी कॉस्ट को बियर नहीं कर सकता। कैसे? सपोज आपका इन्वेस्टमेंट ही 2 लाख रुपए का है और आपने कहा मैं एक फंड मैनेजर की इंडिपेंडेंटली राय लूं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कहेगा ठीक है 50,000 रुपये महीना मेरी कॉस्ट है, तो आपके फंड के मैनेजमेंट की कॉस्ट ही 25% हो गई, तो क्या आप उसको एफोर्ड कर सकते हैं? आप उसको एफोर्ड कर सकते हैं ना? नो सर, नो। लेकिन आपने जब ये पैसा 2 लाख म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया, 2 लाख किसी और ने दिया, 2 लाख किसी और ने दिया, और वो उसके बाद चला गया 100 करोड़ रुपीस, ओके, उसकी कॉस्ट आ रही जो भी, आपके हिस्से में कितनी आएगी? अपने 2 लाख के हिसाब से आएगी, तो 0.2%, 0.5%, 0.3% आएगी। तो ये कॉस्ट आपके लिए क्या है? फंड तो आपका भी मैनेज हो रहा है, फंड तो आप ही का भी मैनेज हो रहा है ना उन सबके साथ, तो ये कॉस्ट कितनी है? ये है अफोर्डेबल कॉस्ट। तो व्हाट डज इट मीन? थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपको यू आर गेटिंग एक्सपर्ट सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट बियर द कॉस्ट। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट किसी की एडवाइस ले सकते हैं, यानी कोई मुस्तकिल आपको सर्विस दे सकता है कि आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को वो देखता रहेगा हर महीने और आपको एडवाइस करता रहेगा, यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो, यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। एक तो ये बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से यू कैन एंटर इनटू द मार्केट। इनफैक्ट यू कैन एंटर इनटू द मार्केट विद ₹500 पर मंथ थ्रू SIP, जो बेनिफिट स्टॉक मार्केट में नहीं है ज्यादा, क्योंकि वहां शेयर की कीमत ही ज्यादा है ना। 500 आपके, 500 आपके, 500 आपके, और वो उनके बाद चले गए करोड़ रुपया, वो खरीद लेंगे आसानी से। तो एक बेनिफिट ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से एक आम आदमी जो सैलरीड क्लास है या जिसकी रिकरिंग इनकम है, बहुत बैंक से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहता है लॉन्ग टर्म में, वो क्या करे? उसके पास 10-20 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए एक वक्त में नहीं है, तो ही कैन आल्सो गेट बेनिफिट ऑफ द स्टॉक मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड एंड थ्रू SIP। तो दिस सबसे ज्यादा पॉपुलर ये वो है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। फर्रुख अहमद क्या कह रहे हैं? हैंड रेज किया उन्होंने, ओके। तो अब थर्ड बेनिफिट क्या है? थर्ड बेनिफिट जो कल आपको सूर्यकांत जी बता रहे थे, मैं क्लास में था आपकी, वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट डज इट मीन डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन मीन्स
जैसे फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग 10 लाख रुपीस कॉर्पस, variety of investment. यस, वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जैसे आपके पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो 10 लाख इन्वेस्टमेंट में आपके पास दो चॉइस हैं। क्या आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट गोल्ड में, 5 लाख रुपए रियल एस्टेट में, या 10 से 10 लाख रुपए आप रियल एस्टेट में लगा सकते हो। कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा अच्छा है? से दोनों ही अच्छे हैं। तो ये मैन टू मैन वेरी करेगा। नहीं, सोच क्या मतलब ये है कि आपने या तो कंबाइन कर लिया 5-5 लाख का गोल्ड एंड रियल एस्टेट, या आपने एक में लगा दिया। तो जो दो जगह होगा वो ज्यादा बेटर होगा। क्यों सर? क्योंकि वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा ना। यस सर मैं कुछ कहूँ? जी बोलिए। सर मैं निर्भय कुमार सिंह, मेरा ये मानना है जी कि कभी भी इन्वेस्ट करते समय हमेशा उसके मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे मैक्सिमम जैसे खतरे और मिनिमम खतरे का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्या है कि अगर एक लड़का मतलब आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो एमए कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, और एक लड़का सिर्फ एमए कर रहा है और आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो एमए वाला आईएएस बन गया और पीएचडी वाला भी आईएएस बन गया, तब तो कोई बात नहीं, दोनों आपको शिखर पे पहुंच गए। लेकिन अगर एमए वाला आईएएस नहीं बन पाया तो वो फिर कहीं का नहीं रह जाएगा, और पीएचडी वाला कहीं कम से कम कहीं प्रोफेसर या कहीं टीचर बन के पढ़ाएगा। यानी उसका जब गिरेगा भी तो इस लेवल पे रहेगा कि उसकी स्थिति ठीक रहेगी। तो हमारे पॉलिटिकल साइंस में सर जॉन रॉल्स जो न्याय के सिद्धांत को विकसित किए हैं, उन्होंने भी इस बात का बेहद ध्यान दिया है कि न्याय जो भी कोई भी चीज आप चुनते हैं, चाहे जीवन में किसी भी निर्णय को आप लेते हैं, तो उसमें अपने मैक्सिमम फायदा और मिनिमम क्षति को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू सर। तो बिजनेस में सर है ही वैसा, मैक्सिमम मिनिमैक्स हम लोग पढ़े हैं ओआर में। हाँ, यस। हम लोग पढ़े हैं। तो वो बात यहाँ वो रिस्क और रिटर्न के कैलकुलेशन की नहीं हो रही, वो मैं कभी डिस्कस करूंगा आपसे। यहाँ बात ये हो रही है कि म्यूचुअल फंड एक स्पेसिफिक बात हो रही है, बिल्कुल टारगेटेड, बिल्कुल फोकस बात हो रही है। आपकी दोनों की बात ठीक है। निर्भय सिंह ने बताया, जो बताया है इन्होंने सर ने, वो एक बात ये बताई, पोर्टफोलियो क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द फाइनेंस ओनली, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। और लॉकडाउन के बाद तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी, खासकर प्राइवेट सेटअप में। आप लोग तो खैर गवर्नमेंट सेटअप में हैं, प्राइवेट सेटअप में ये जरूरत महसूस हो गई है लोगों को कि हमें मल्टीटास्किंग होना चाहिए, हमें बहुत सारे पोर्टफोलियो क्रिएट, हमें बहुत सारी स्किल आनी चाहिए। मान लीजिए एक स्किल में पैसा कम मिले तो दूसरी में चले जाएं। जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो टीचर थे प्राइवेट वाले, जाने क्या क्या करने लगे काम बेचारे, और बहुत सारे लोग नहीं कर पाए क्योंकि उनके अंदर स्किल नहीं थी। ओके, तो लॉकडाउन ने एक लेसन दिया कि एक मल्टीटास्किंग मल्टी स्किल आदमी होना चाहिए। ये भी पोर्टफोलियो ही कहलाता है एक्चुअली, इसको भी इंग्लिश में पोर्टफोलियो कहते हैं कि व्हाट आर योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन आपने कौन कौन से कोर्स किए हुए हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट किए हुए हैं। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैं समझता हूँ उन्होंने काफी इस बात पे जोर दिया कि भाई साइंस वाला इंग्लिश आर्ट्स पढ़े और आर्ट्स वाला जो है साइंस पढ़े, और ये सब चीजें, बिकॉज वहां पर भी शायद ओरिएंटेशन यही है। ठीक है, तो ये एक यहाँ भी पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी जगह हो सकता है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन म्यूचुअल फंड की अभी बात हो रही, तो म्यूचुअल फंड में क्या हुआ कि जब आपका पैसा 2 लाख था, क्या आप मार्केट में बहुत सारे शेयर खरीद सकते हो? नहीं। आपने 2 लाख उस कंपनी को दिया, उसने 2 लाख और से लिया, वो 100 कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, और आप 100 के 100 कंपनी के मालिक हैं, पार्शियली 0.1% ही मालिक हो। तो व्हाट डज इट मीन? इन दिस वे यू हैव डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आपने एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट का। तो एक बेनिफिट म्यूचुअल फंड में ये माना जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है एक्चुअली? डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो रिस्क था वो एक जगह था, वो अब 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, आपका रिस्क सिर्फ प्रॉपर्टी के साथ था, लेकिन आपका आधा रिस्क अब गोल्ड के साथ भी हो गया। तो प्रॉपर्टी से पूरा हटके आधा गोल्ड की तरफ चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया गोल्ड अच्छा करेगा, कभी हो सकता है प्रॉपर्टी खराब करे, तो आप वहां से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कि रिस्क क्या होता है, रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। वो रिस्क रिडक्शन टेक्निक नहीं कही, उसने कहा रिस्क डाइवर्सिफाई होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है।
कई जगह, एक जगह से हटके दूसरी जगह, 2 जगह, 5 जगह, 10 जगह, 100 जगह आ जाता है। तीसरा बेनिफिट जो म्यूचुअल फंड का है, तो मैंने आपको बताया अफोर्डेबल कॉस्ट है आपके लिए, किसकी, फंड मैनेजर की। आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको मिल सकता है म्यूचुअल फंड में। चौथा, SIP, चूंकि उसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है और वो एक बड़ा यूनिक ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अपने रिकरिंग इन्वेस्टमेंट वहां कर सकते हैं। जैसे मान लिया कोई प्लॉट आप 500 रुपये महीने का नहीं खरीद सकते, आपको उस प्लॉट को खरीदने के लिए लमसम अमाउंट चाहिए, है ना। बल्कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, होता है एक चीज जो अब एक नया प्रोडक्ट है मार्केट में, अभी मतलब 2-4 साल पहले ही 2019 में सेबी ने परमिशन किया। 2 कंपनीज मार्केट में है इस वक्त। यानी आपकी जो इच्छा होती है रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने की, वो भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ गए हैं जो आपके पैसे को आपसे लेकर रियल एस्टेट में लगाएंगे और रियल एस्टेट से आपको जो बेनिफिट होगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, वो कहलाते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहलाते हैं। सर कोई एक बता दीजिए। ओके सर, गुड मॉर्निंग। Yes, सर good कोई एक बता दीजिए जो रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। माइंड स्पेस नाम की एक कंपनी है। ओके, वो माइंड स्पेस। लेकिन अभी पहले आप उसको पूरा समझ लें पहले। अभी तो मैंने नाम नहीं बताया था, मतलब मैंने बताया कि अब आपके लिए एक नया ऑप्शन, इसलिए मैंने कहा ना बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, नॉलेज की जरूरत है। यानी एक आम आदमी रियल एस्टेट का बेनिफिट उठाना चाहता है, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से नहीं उठा सकता ना। तो एक मीडिएटर आ गया बीच में, वो आपके पैसे को रियल एस्टेट में लगाएंगे, बल्कि वो कॉमर्शियल रियल एस्टेट खरीदते हैं। और उसमें एक बेनिफिट और भी है, वो मेरा टॉपिक नहीं है अभी फिलहाल, मैं उस पर ही एक लेक्चर आपको दे दूंगा। रीट इन्वेस्टमेंट पे ही लेक्चर दे देंगे आपको, रीट कहलाते हैं। उसमें एक बेनिफिट ये है कि जितना वो ऐसी कॉमर्शियल एस्टेट खरीदते हैं जो रेंट पे देते हैं, वो जैसे मॉल खरीदते हैं या ऑफिसेस खरीदते हैं या IT पार्क में प्रॉपर्टी को खरीदते हैं आपके पैसे से। जो खरीदेंगे उसको रेंट पे देंगे, लीज पर देंगे। जो लीज का दो बेनिफिट है ना उसमें। एक बेनिफिट ये हुआ कि उन प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ेगी, ठीक है, लॉन्ग रन में, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी भी कीमत बढ़ेगी आपकी यूनिट की। और दूसरे, उस रेंट से उनको जो रेंट आता है उस प्रॉपर्टी से, उस रेंट को वो हर 6 महीने बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स में। तो हर 6 महीने बाद आपको एक इनकम भी जनरेट हो गई उसके थ्रू, और आपको रियल एस्टेट का बेनिफिट भी मिल गया। ठीक है, अभी इंडिया में 2 या 3 कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं इसमें, और ये सेबी से रेगुलेटेड है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, इसलिए उसको कहलाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, रीट कहलाते हैं। तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है, अगर आप इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो आई विल शेयर द लिंक विद यू। बल्कि विद इन, अभी हम एक वीक मना रहे हैं 9 से 15 अक्टूबर के बीच में, उसमें मुझे एक वर्कशॉप करनी है ऑनलाइन, और वैसे तो ऑफलाइन होंगी सारी। तो अगर यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन ज्वाइन। ओके, मैं आपको उसमें टाइम वाइम सब मेल कर दूंगा। बस मेरा नंबर भी शेयर कर दिया मैंने वैसे उसमें अपना। तो सर मेरा क्वेश्चन था, शुरू से मैं पूछता रहा हूँ कि सर LIC जो चल रहा है 25 साल वाला, मुझे जानकारी थी नहीं पहले इनिशियली, और इनकम टैक्स कट रहा, तो मैं जो जीवन आनंद होता है, मैं LIC का वो मैंने खरीदा, 21,000 समथिंग प्रीमियम है उसको। सर क्या वो क्लोज करा के हम उसको MS में इन्वेस्ट कर सकते हैं? वहाँ कुछ प्रोविजन? नहीं, तो वो तो आपको पूरा ही क्लोज करा के पैसा वापस लेना पड़ेगा, फिर आप फ्रेश को आप ऐसे नहीं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफरेबल नहीं है ना वो तो आप अगर डिसीजन ले रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, आप उसको क्लोज करा के अपना वो कर देंगे दूसरा। ठीक है, कोई से भी इन्वेस्टमेंट जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, हमारे देश में एक थोड़ा सा पॉलिसी मैटर्स में गलती हुई शुरू में। हमारे देश में UTI बाद में आया, LIC पहले आ गया, और LIC ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो हमारे देश में लोग LIC को ही इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लोग टैक्स प्लानिंग को ही फाइनेंशियल प्लानिंग समझते हैं। टैक्स प्लानिंग इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। लेकिन LIC के एजेंट्स ने कल्चर पैदा कर दिया गांव-गांव में जाकर कि अब किसी से कहो ना भाई इन्वेस्टमेंट करो, कह रहे हैं हमने कर रखा है, हमने तो LIC ले रखा है। यस, यही जवाब आती है ना। सर माइंड स्पेस के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दीजिए ना। माइंड स्पेस एक कंपनी है, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा। माइंड स्पेस एक कंपनी है जो आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है,
established मतलब permitted by SEBI, and this company basically collecting from your बिल्कुल वो यूनिट की तरह बिकते हैं मार्केट में। आपको उसमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, डीमैट के थ्रू आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो यूनिट है, हर दिन यूनिट की वैल्यू चेंज होगी, बल्कि मैं कल की वैल्यू आपको बता दूं क्या थी, मान लिया आपको अंदाजा हो। जीरोधा अकाउंट से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसमें? हाँ, सबसे हो जाएगा, किसी ब्रोकर से हो जाएगा। सर ये कह रहे थे क्या ये भी जैसे और SIP में हम लोग सरेंडर कर सकते हैं, इसमें भी चाहे जब चाहे सरेंडर कर सकते हैं? अब चाहे जब चाहे जब, लेकिन इसमें कोई टैक्स वैक्स बेनिफिट नहीं है। आपको टैक्स आपको अपनी इनकम पे देना पड़ेगा अपने स्लैब के अकॉर्डिंग जी। जब चाहे खरीदे जब चाहे बेचे। माइंडस्पेस का कल जो यूनिट का प्राइस था वो 309 रुपीज था एक यूनिट का, ठीक है। यस सर। ये एक रियल एस्टेट कंपनीज है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक इसी से मिलता जुलता मेरा सवाल ये था कि सर जो चलन चल रहा है बिटकॉइन का, तो क्या उस पे सर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए आप प्लीज, क्या है वो बिटकॉइन पे? सर उसमें प्रकाश क्यों डलवा रहे हैं यार, टॉर्च से काम कर रहे हैं। हाँ सर, क्या है सर ये थोड़ा बिटकॉइन क्यों लेना चाहते हैं? नहीं सर, ये क्या है सर, ये नया है मेरे लिए, मैं दरअसल जानना चाहता हूँ इसके बारे में कुछ। बस ठीक है, नया है तो नए रहने दीजिए, आप इसमें हाथ मत लगाइए, हाथ जल जाएंगे पूरे। थैंक यू सर। देखिए ऐसा है जो भी आपका क्या नाम है? मोहित शर्मा जी? सर मोहित जी सर। देखिए ऐसा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जिसकी आपको नॉलेज ना हो जी, खासकर जैसे आप टीचर है ना, ऐसे एक मेरे दोस्त टीचर है, बिटकॉइन पे मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मुझे अच्छी खासी नॉलेज है बिटकॉइन की, लेकिन मैंने वो अभी टच नहीं किया। इसके अलावा फाइनेंस में भी अगर आप चाहे रिस्क लेना तो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें लाखों रुपए रोज कमा सकते हैं, लाखों रुपए रोज डुबा भी सकते हैं। अभी तो बस नहीं है ना। देखिए ऐसा है, बहुत हायर रिस्क की प्रोडक्ट भी है मार्केट में जो लोग कर रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन को सीखने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी लाखों रुपए। मैं उसका ट्रेनर हूँ, शाम में क्लास लेता हूँ मैं, कुछ लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं महाराष्ट्र से, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिटकॉइन की ट्रेनिंग कराती, उसकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेनिंग कराती है, तो मैं उनका ट्रेनर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ उनको शाम में। तो लेकिन अभी धीरे धीरे स्टार्ट करना है। जैसे आप टीचर है, मेरे दोस्त टीचर है, वो आए मेरे पास, आए के शादी में मिले मुझे, वो कहने लगे यार मैं आपको बहुत दिनों से तलाश कर रहा था, मेरे 70,000 रुपीज गए। तो तुमने कहाँ लगा दिए 70,000 रुपीज? तो उसने कहा मैंने लगा दिए बिटकॉइन में, सॉरी उसमें फ्यूचर में। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, फ्यूचर की नॉलेज है आपको कुछ? क्या नहीं? तो मैंने कहा तुम्हारे 7 लाख डूबने चाहिए। जब आपको पता नहीं है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है तो आपने क्यों उसमें लगा दिए पैसा? ठीक है, अब वो अलग चीज है, मतलब फ्यूचर ऑप्शन अलग बात है बिल्कुल, उसमें एक आम आदमी उतना रिस्क नहीं ले सकता। बल्कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे यंगस्टर उस मार्केट में आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, मतलब इतना फैसिनेटिंग है कि आप सुबह से शाम तक 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, वो कहते हैं मैंने 19,030 करोड़ कमा लिया, कोई कहता है मैंने 50 करोड़ कमा लिया, कोई कहता है मैंने 800 करोड़ कमा लिया। वो यूट्यूबर हैं, पता नहीं सच है गलत है, बल्कि सेबी ने थोड़ा शिकंजा कसा उन यूट्यूबर्स पे, उनसे कहा कि आप कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर सकते। सर्च किया इसको, वो रिसर्च पेपर सेबी की वेबसाइट पे पढ़ा है, आप चाहेंगे तो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। ये कहा कि कितने लोग मार्केट में आए फ्यूचर एंड ऑप्शन में, हाई रिस्क मार्केट में, जिसमें रिवार्ड बहुत ज्यादा है और कैपिटल आपकी लूज भी हो सकती है। तो एक रिसर्च हुआ पिछले 1 साल में कितने इन्वेस्टर मार्केट में आए, तो जो इन्वेस्टर की कैटेगरी है 25 से 36 साल या 35 साल की उम्र के बीच के लोग, उन पे एनालाइज किया यंगस्टर पे, तो मालूम है 89% लोगों ने फंड को अपने मतलब लॉस उठाया। कितने लोगों ने? 89। और मालूम है कितना लॉस है? एवरेज लॉस जो है वो 1.5 लाख रुपए है पर कैंडिडेट। ठीक है, तो वो बड़े हाथ जला वाली चीज है, ऐसी क्रिप्टो है। एक दोस्त आए मेरे, वो कहने लगे मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट, जैसा आपने पूछा, तो मैंने कहा ठीक है तुम क्रिप्टो में, मैंने कहा तुम्हें एडवाइस दूंगा। उसने कहा क्यों? उनकी देखो पर्सनालिटी देखिए आप उन साहब की, ही इज माय फ्रेंड, 30 साल से मेरी दोस्ती है उनसे, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने उनसे कहा कि
क्रिप्टो बिल्कुल नहीं जानते वो, मैंने थोड़ा मोटे तौर पे समझाया उनको। मैंने कहा क्रिप्टो ऐसे है कि आपने अगर सुबह 1,000 रुपए लगाए तो शाम में आपके 1 लाख हो गए। और उसने कहा ऐसा है, मैंने कहा ऐसा है। और ये भी है कि आपने सुबह 1 लाख लगाए, शाम में वो 500 रुपए रह गए। तो मैंने कहा अगर 1,000 के 1 लाख हो गए तुम तब भी मर जाओगे, हार्ट फेल हो जाएगा तुम्हें खुशी के मारे। और तुम अगर 1 लाख के 1,000 रह गए तुम तब भी मर जाओगे। उनकी पर्सनालिटी मालूम है कैसी है? अगर उनके स्कूटर में पंक्चर हो जाए तो वो कहते हैं मेरा नसीब खराब है। तो ऐसी पर्सनालिटी का जो इतना वीक उसका इमोशन हो, उसको इतने बड़े लॉस में डालना चाहिए किसी को? हार्ट फेल हो जाएगा उसका, हार्ट पेशेंट हो जाएगा वो, समझे? तो आपको बहुत ही ना कैलकुलेटेड अप्रोच से चलना है। आप लोग तो टीचर हैं, बड़ी हार्ड एंड मनी है आपकी, बड़ा मेहनत से कमाया पैसा है, तो इन सब चक्करों में ना पड़े। इससे अच्छा ये है कि पहले धीरे धीरे सीखें, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करके सीखें उसको, और फिर आप चाहे तो रिस्क लें। मतलब मैं ही नहीं कह रहा कि आप ना लें, क्योंकि आप भी कमाने का राइट तो आपको भी है। तो आप चाहें तो लें, नहीं चाहें तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो मैं तो कोई एडवाइस नहीं करूंगा कि आप कहाँ करें या कहाँ ही नहीं करें, ना करने की ना करने, आपकी मर्जी है। लेकिन वो जो रिस्क एपेटाइट है, यानी कितना रिस्क मैं ले सकता हूं, और दूसरे इन्फॉर्म्ड रिस्क, मुझे पता हो कि इस मार्केट का नेचर क्या है। ये भी तो है ना, मुझे पता ही नहीं है कि इस मार्केट का नेचर क्या है, और फिर मैं लिए जा रहा हूँ किसी के कहने में आके। तो इसलिए बहुत सारी टिप्स काम कर रही हैं, हजारों फोन रोज आते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बड़ा फ्रॉड है इसमें, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है ना। इसमें जहां भी पैसा इन्वॉल्व होता है वहां बहुत सारे फ्रॉड भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेकिन अब बी केयरफुल, आप जो भी काम करें एक रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ करें जो सेबी में रजिस्टर्ड हो। सेबी इज अ बिगर मार्केट रेगुलेटर है फाइनेंशियल मार्केट का, इन्वेस्टमेंट मार्केट का। इंडिया में 4 रेगुलेटर है। आप चूंकि टीचर हैं, मैं वो भी बात बता दूं, इंडिया में एक रेगुलेटर है आरबीआई, एक है सेबी, एक है आईआरडीए, एक है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए से आपका ताल्लुक ज्यादा है आजकल एनपीएस के थ्रू। तो चारों रेगुलेटर के काम अलग अलग हैं, ठीक है। रेगुलेटर जो बैंक का है वो है आरबीआई, जो सारे बैंकिंग बिजनेस को करता है। जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड, करेंसी मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, ओके, कमोडिटीज मार्केट, ये सारा काम सेबी के अंडर में। इसके अलावा इंश्योरेंस का जो काम है वो सारा आईआरडीए के अंडर में आता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो एक पेंशन का प्रोडक्ट है पीएफआरडीए है उसका, यानी जो 2 पेंशन है, अटल पेंशन एंड एनपीएस, वो आईआरडीए में सर मेरा 3 दोस्त काम करता है। हाँ, तो इंश्योरेंस का होगा ना, इंश्योरेंस में काम करता है हैदराबाद में सर, मैं हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये 4 रेगुलेटर हैं। तो एक जो भी जिस एंटिटी के साथ भी काम करें वो उस रेगुलेटर से कम रजिस्टर्ड हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बी केयरफुल, और म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें। और म्यूचुअल फंड पे जब मैं कोई सेकंड सेशन लूंगा या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को उसके साथ मिला दूंगा, आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन, है ना, ठीक है। म्यूचुअल फंड बेसिकली उसमें वो सारी चीजें हैं जो एक इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए। जैसे उसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से कर सकते हैं, नंबर 1। उसमें लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है। रिटर्न के चांसेस हैं, लॉन्ग रन में रिटर्न के चांसेस हैं काफी अच्छे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ही ज्यादा होना चाहिए, कम हो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हो। शॉर्ट टर्म का ये इन्वेस्टमेंट वैसे तो सुबह शाम तक का भी हो सकता है कि आप सुबह में लगाएं पैसे, शाम में निकाल लें, जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, है ना। रोज हजारों लाखों लोग बैठे रहते हैं स्क्रीन पे और डेली 10-20 हजार रुपए कमा लेते हैं या 10-20 हजार रुपए गंवा देते हैं। लेकिन आपके पास ना उतना टाइम है, ना आपके पास उतनी स्किल है, और आपको शायद अलाउ भी नहीं है डे ट्रेडिंग करना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ये भी सर आजकल बैंक सर क्या करते हैं ना, ओटीपी पे लोन देती है। कुछ नहीं पेपर चाहिए, आपका अकाउंट उसके यहाँ है, एक ओटीपी पे लोन देती है बैंक। हाँ, तो ऐसा है कि बड़ौदा में मेरा अकाउंट था, पटना विमेंस कॉलेज में मैं था पहले, तो वहाँ पे ओटीपी पे लोन आया तो मैंने डिनाई कर दिया। फिर मूड बनाए लेने का कहा कि चला गया, अगेन फिर से आया तो मैंने ले लिया 2 लाख। ओके, 2 लाख को मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ में डाल दिया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन कभी भी लोन से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने तो असल में चूंकि इंश्योरेंस लिया है शायद आदित्य बिरला का ना,
आधे सीडला में उसको डाल दिया 2 लाख को, और 6802 रुपये हमको हर महीने देने पड़ते हैं इसका मतलब EMI। और उस 2 लाख का अच्छा 2-2000 का मैंने SIP भी लिया सेम कंपनी का आधे सीडला का, तो वो 2,264 हो गया। हमने जून में उसको बेच दिया सर। ठीक किया आपने। ये तो खैर आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन रहा, लेकिन मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप लोन से सर हमको बेचना पड़ा क्योंकि 6802 रुपया वो देखते हैं क्या कि वो बहुत मतलब 12 या 14% वो है मतलब इंटरेस्ट वो बहुत हाई है, जो कि नेचुरली हाई नहीं किसी नेशनल बैंक में। नहीं वो आपने कैलकुलेट नहीं किया, वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है, बहुत हाई इंटरेस्ट है सर। अब उसको खत्म करना है वो आपने आप उसको अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जो EMI जहाँ भी होती है ना EMI, ये खासकर ये प्राइवेट कंपनीज वगैरह का, इनका सिस्टम बहुत खराब होता है, और ये जितना इंटरेस्ट बताते हैं वो इंटरेस्ट उससे कई गुना ज्यादा होता है। आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। मैं बता दूं थोड़ा सा जिससे आपको अंदाजा हो जाए। इंटरेस्ट का क्या कानून होना चाहिए? मैं आपसे 2 लाख रुपए लूं 1 साल के लिए, और मैं आपके पैसे को 2 लाख को 1 साल तक यूज करूं, और माने 10% आपका मेरा तय हुआ है, तो 1 लाख रुपए के 10,000 रुपए मैं साल के आखिर में आपको दे दूं। ठीक है, ये तो होना चाहिए ना। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा आपके ऊपर 10% इंटरेस्ट, 1,10,000 रुपए कर दिए। 1,10,000 रुपए को 12 किस्तों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कर दिया ना उसने, ऐसा किया ना उसने। तो जब आप 12 किस्तों में डिवाइड कर दिया, हर महीने आप किस्त दे रहे हो, आपको लग ऐसा रहा कि मैं 10% इंटरेस्ट दे रहा हूं। आप उससे 10% से कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके पैसे को यूज ही नहीं कर रहे। हर महीने मान लिया आपने 6,000 रुपए दे दिए, तो आपके पास उसके कितने रह गए अगले महीने? 11 महीने कितने रह गए? 94। यस सर। तो यू आर यूजिंग उसकी मनी, आप रिड्यूस होती जाएगी, जो उसका प्रिंसिपल चला जाएगा। और कैलकुलेट कैसा होना चाहिए? कैलकुलेट होना चाहिए कितने दिन मैंने किसी के पैसे को यूज किया है। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इंटरेस्ट 22, 23, 24% बैठेगा। तो 10% बताते हैं वो लोग फ्लैट में बताते हैं, जबकि होना चाहिए रिड्यूसिंग रेट में। हाँ, होना चाहिए उसमें। वो क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं उसको। एक आम आदमी इस बात को समझ नहीं पाता। आप तो खैर पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ गए। एक आम आदमी जो ट्रैप में फंसा हुआ है ना, साहूकारों के, जो प्राइवेट साहूकार हैं, जो लोन देती हैं कंपनीज, प्राइवेट किस्तें बनाती हैं गरीब लोगों की, उनको उस ट्रैप में उन्होंने फंसाया हुआ है। वो समझते हैं कि हम 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं। 10% नहीं दे रहे हैं, इंटरेस्ट आप उससे कई गुना ज्यादा दे रहे हैं। ओके, तो इस EMI के किसी भी काम में को करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो अब सवाल, आज चूंकि टाइम 5 मिनट रह गए, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हमें फाइनेंस पढ़ना है, खुद से अगर लर्न करना है, तो कोई ऐसी बेसिक ऑफ फाइनेंस का कोई बुक सजेस्ट आप मुझे अपना वो भेज दीजिएगा, मेल ID वगैरह मेरे उस नंबर पे, मैं आपको भेज दूंगा एक बुक। ठीक है, PDF भेज दूंगा, एक बेसिक का PDF भेज दूंगा। सर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर सर वो एप्स वगैरह से इन्वेस्टमेंट हाँ, वो बात दे दी। एप्स का देखिए, एक तो होता है किसी कंपनी का डायरेक्ट ऐप, ठीक है, वो तो सिक्योर है। जैसे जेरोधा में आपका अकाउंट है, जेरोधा का ऐप भी है, मोबाइल ऐप जेरोधा, आप वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो जेरोधा ने जो भी आपको लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट किया वो तो ठीक है। अब कोई और कंपनी XYZ आ रही है और वो कह रहे हैं कि मैं आपका स्टॉक मार्केट में करा रही हूँ, वो किसी ब्रोकर के थ्रू ही कराएगी, क्योंकि वो खुद तो ब्रोकर नहीं है, है ना, वो रिस्की है। जैसे ग्रो ऐप सर, एक्सक्यूज मी सर, कितनी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो कैसे पता चलेगा ये? वो सेबी की वेबसाइट पे जाके उस कंपनी को आप चेक कर सकते हैं। सर ग्रो ऐप क्या सेफ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेफ है या नहीं है। ग्रो ऐप अपने आप में कोई ब्रोकर नहीं है रजिस्टर्ड, मान लिया, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, एक्सक्यूज मी सर। आप ग्रो ऐप में, मान लिया ग्रो ऐप में आप किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ग्रो ऐप के थ्रू क्यों जा रहे हैं? आप डायरेक्ट उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके ही क्यों ना खरीद ले? सर आप स्टॉक्स का क्या है, इसका रजिस्टर्ड है कि नहीं है? हाँ, स्टॉक तो ब्रोकर है, आप स्टॉक ब्रोकर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, एक मेरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके दिमाग में रहता है कि पर्सनल लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कहाँ तक सही है, या ठीक डिसीजन है, या फिर फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है? एक मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दूं, किसी भी लोन से इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। ओके सर।
क्योंकि लोन देखिए दोनों में मिसमैच है ना, असेट्स एंड लायबिलिटी का मैचिंग होना चाहिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। आपको इंडिविजुअली फायदा उठा ले वो बात अलग है। मैं आपको बताऊं, आपका 100% जाना है फिक्स्ड अमाउंट का, आपने क्रिएट कर दी लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने वेरिएबल प्रोडक्ट में जिसमें रिस्क भी है, तो मैचिंग नहीं हुआ ना आपके प्रोडक्ट का आपके उससे। क्लियर? कहीं कहीं ऐसा होता है कि 2 साल में या 3 साल में प्रॉपर रियल एस्टेट के रेट जो होते हैं वो डबल से भी ज्यादा हो जाते हैं 5। ये तो किसने उसमें कहा? क्या है ये कि किसने कहा? ऑन पेपर होते ये हैं देखा ऑन देखा पेपर गया होते है हैं, ऐसा। बेचने जाएंगे जब बड़ा मुश्किल काम है। वो सब तो अप्लाई नहीं होता सर, आपकी बात ठीक है। वो कुछ केसेस में ऐसा होता है जो प्रॉपर्टी लोकेशन के हिसाब से जनरल बहुत ज्यादा। स्टेटमेंट नहीं हो, इसलिए तो जनरल स्टेटमेंट नहीं हो सकता ना कि मैं सबके लिए कह दूं कि भाई आप कर लें ऐसा। It इंडिविजुअली depends, आप चाहे डिसीजन ले लें, अदरवाइज ये डिसीजन फाइनेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मिसमैचिंग ऑफ योर एसेट्स। आपने एक फिक्स्ड स्ट्रीम देने की तो बात कर लिया प्रॉमिस, और आपके लेने का जो सिस्टम है वो वेरिएबल है, वो होगा भी नहीं होगा कुछ पता नहीं। तो आपने एक लायबिलिटी को क्रिएट कर लिया अपने ऊपर। जरूरी नहीं है कि रियल एस्टेट बिक ही जाए, लोगों के 20-20 साल प्लॉट नहीं बिके यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही होता है कभी सर ऐसा। आप उसके तो लोन आपको देना ही है, वो तो आपको देना ही, नहीं देंगे तो आपको उसका इंटरेस्ट रहेगा। आपने झमेला क्यों पालना है ना? अननेसेसरी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, आपका 1 मिनट रह गया है। आप लोग जो मैंने वो लिंक आप चाहे तो फर्दर जब आप फाइनेंशियल अपना कोई सेशन ले तो उस लिंक जरूर शेयर करिए। HDFC लोन लिया वो सर कैसे कैलकुलेट कर जी? HDFC से पर्सनल लोन लिया 15 लाख, कैसे सर कैलकुलेट कर? वो तो आपको बताया हुआ उन्होंने टर्म एंड कंडीशन में कितना इंटरेस्ट वो आपसे लेंगे। वो सर EMI सर है सेट हो गया है, हर महीने 7th को कटता है। नहीं तो वो तो आप लोन के डॉक्यूमेंट देखिए एक बार, जो लोन आपने लिया उसके डॉक्यूमेंट जो आपने साइन वाइन किए होंगे उसकी कॉपी आपके पास होगी, या उस मैनेजर से जाके पूछिए कि मुझे आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो और कैसे कैलकुलेट कर रहे हो इंटरेस्ट। EMI की तरह प्राइवेट बैंक वाले कभी कभी वो EMI की तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। आपसे पूछते हैं 10 साल में देंगे आपने कहा ठीक है, 10 के 10 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वो आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, उसको किस्तों में बना दिया। बड़ी खराब चीज है। उसको सर ऐसे वो बताया कि शुरू में आपका जो है ना इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, मतलब प्रिंसिपल कम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ वो वेरिएबल कर रहे हैं, वो आपके इंटरेस्ट को भी आपके उससे माइनस कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है, आप जाके एक बार जो जैसे मैंने बताया उसको ऐसे एक बार उनसे इंक्वायरी कर लीजिए। सर फ्यूचर्स में सर स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट का कुछ ऑप्शन रहता है क्या इसमें? फ्यूचर्स में सर ऑप्शन ट्रेडिंग? नहीं मुश्किल है उसमें। देखिए ऐसा है, उसमें बेचने वाला ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है खरीदने वाले से। खरीद तो आप बहुत कम पैसे में, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत कम होता है, और बेचने के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए। एक ही लॉट खरीदने के लिए 2-3 लाख रुपए चाहिए। सर आपका ईमेल आईडी? ठीक है, तो वो ईमेल आईडी सर, मैं ईमेल आईडी डालता हूँ उसमें अपनी। थैंक यू सर। सर आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है सर? ना यूट्यूब चैनल तो अभी नहीं है। आप चाहे तो मैं इंडिविजुअली तो मैं करता ही हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। यूट्यूब चैनल में एडवाइजरी का काम नहीं है ना, हम एडवाइजरी नहीं करते किसी प्रोडक्ट वगैरह। मैं तो ये बताता हूँ कि व्हाट इज व्हाट, किस फीचर की क्या फीचर्स है, किस प्रोडक्ट की क्या फीचर्स। तो हम जब सेशन करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आपकी ईमेल आईडी पर, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। आप थोड़ा सा हैप्पीजेट वे में हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने डिविएट करा हो गया, अदरवाइज फिर भी कुछ बातें बहुत अच्छी निकल के आई जो आपने। सर एक और सवाल था, कुछ कैश है सर मेरे पास रखा हुआ बच्चे का, उसको सर मतलब एनी हाउ इन्वेस्ट करनी है कहीं ना कहीं, सेफ प्लेस सर बता देते नट सेल में। किसमें? बच्चा है सर, बच्चे का कुछ कैश रखा हुआ, तो क्या करना है आपको? उसको सर इन्वेस्ट करना है कहीं सेफ प्लेस पे, आप थोड़ा नट सेल में बता देते कि वो आप उसको म्यूचुअल फंड में कर दीजिए लंबे टाइम के लिए, ठीक है। और जब भी आप डिसाइड करेंगे इस बच्चे के एजुकेशन के पे खर्च करना है या किसी और बात पे खर्च करना है, 10 साल बाद 20 साल बाद जो भी चाहे, तो आप ये अच्छा डिसीजन रहेगा। NST सर वो कैसा रहेगा? हैं किसान विकास पत्र NST जो होता है पोस्ट ऑफिस में, वो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। रेट ऑफ, जब आपके पास लंबा टाइम है तो आप उसमें क्यों कर रहे हैं? ओके सर, टाइम लंबा है ना बच्चे के पास, बच्चे के लिए कर रहे हैं ना आप। यस सर।
तो आपके पास टाइम लंबा है। चलिए ठीक है, सर गुड मॉर्निंग। ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद सर। आप रजिस्टर करा दीजिए सर नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। मैं आप सभी लोगों का हाथ दिखवा दूंगा, पंडित जी से पैसा बचने लगेगा। पैसा ही तो नहीं बच रहा है। परमानेंट में आने के बाद निर्भय जितना लिएबिलिटी बढ़ जाता है ना,